चले ओलिगोपॉली पढ़े। हाँ हाँ यार, मैं तो देख मुझे पसीने तो ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। ये नहीं चलता ये, इसका देना कुछ करें इसका। तो तूने बोला नहीं, तूने बोला नहीं। करते हैं कुछ, बात करेंगे। चलो आज वो कहाँ गया भी तेरे साथ वाला? छुट्टी पे। तेरे को समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है थोड़ी? ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक्स वाले थोड़े मुश्किल होता है काम। सब सही? चलो ओलिगोपॉली में क्या होते हैं? 3 से 5 फर्म्स होती हैं। अपन ने कल बात करी थी मोनोपॉली इज 1 फर्म, ओलिगोपॉली इज 3 to 5 फर्म्स। ठीक है, while there is no clarity, देखो इसमें बोला नहीं है, इसमें few फर्म्स बोला है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि 3 से 5 फर्म्स होंगी। ठीक है, सो इन द केस ऑफ एन ओलिगोपॉली बायर्स आर ग्रेटर देन द सेलर्स। बायर्स क्या है? सेलर्स से ज्यादा होते हैं। ठीक है, द फर्म इन दिस केस इधर compete विद अनदर और कोलैबोरेट टुगेदर। कल मैंने बताया था कि या तो वो compete करते हैं एक दूसरे से, या फिर क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं। दे यूज द मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेट द प्राइसेस, इन टर्न मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उनका मार्केट इन्फ्लुएंस होता है प्राइसेस सेट करने के लिए। कल जैसे अपन ने उनकी बात करी थी, एयरटेल और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात करी थी। अगर जियो ने अपना रिचार्ज का अमाउंट बढ़ा देती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एयरटेल भी बढ़ा देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब जियो ने बढ़ा दिया तो फिर मैं प्रॉफिट में कम क्यों रहूं, मैं भी मेरा प्राइसेस इंक्रीज कर देता हूं। तो जिन कंपनीज के पास मार्केट इन्फ्लुएंस है वो क्या करती है? प्राइसेस को ऊपर नीचे कर लेती है अपने प्रॉफिट्स गेन करने के लिए। अब इन्होंने कॉम्पीट और कोलैबोरेट के लिए कहा। देखो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ओलिगोपॉली में वैसे 2 ही फर्म्स मेन होती हैं जो बड़ी होती है, जैसे जियो एयरटेल है। ठीक है, और तो सब छोटे छोटे आइडिया वोडाफोन बेचारे दिखते भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं? ऐसा कुछ टाइम देखते हैं जहां पे वो क्या करते हैं? उनको कोलैबोरेट कर लेते हैं, उनको अपने में ले लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट बाद में फिर 2 ही कंपनीज बच जाती है। जैसे ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है, पेप्सी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू बहुत लिमिटेड है, कितनी है? 4-5 होंगी। बट आजकल कैंस वाले में बहुत सारी आ गई, रेड बुल, मॉन्स्टर, और कौन सी है? और भी कोई आती है इसके अलावा? कोक का भी कैन आने लग गया, और डाइट कोक, और बस। तो ये कौन सा मार्केट हो गया? ओलिगोपॉली मार्केट हो गया, जिसमें एक के प्राइस बढ़ाने की वजह से औरों की भी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी रेड बुल की प्राइस ऑलमोस्ट कितनी थी? कल कोई बात कर रहा था, मैंने सुना था 100 रुपए की रेड बुल आती थी, 80 रुपए की रेड बुल आती थी, वो 125 रुपए की हो गई। तो अगर उसने इंक्रीज कर दी तो, और मॉन्स्टर तो वैसे महंगी है, तो वो खुद ब खुद वो क्या करने लग जाते हैं? एक दूसरे को देख के प्राइस ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो जाता है? बन जाता है। आप इतना सारा कवर कैसे करेंगे? आप रिकॉर्डिंग देखें प्लीज, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। मेरे हिसाब से 3-4 दिन की छुट्टी हो गई है। हाँ, सो द कंज्यूमर को जिन बच्चों के नाम याद होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, बड़ा लफड़ा है। सो द कंज्यूमर्स बिकम द प्राइस टेकर। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइस मेकर कौन है? फर्म्स। ठीक है, और कंज्यूमर्स कौन है? प्राइस टेकर्स। ओलिगोपॉली में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं मार्केट में घुसने के लिए, और नए फर्म्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओलिगोपॉली में क्या होता है ना, बैरियर्स होते नहीं है, बैरियर्स बनाए जाते हैं। एक बात बताओ, आपने क्या ऐसा सुना था कि जब जियो आया था तो रिलायंस ने अपना सारा पैसा लगा दिया था जियो को बनाने के लिए? क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? आपको पता है जब जियो आया ना, तो जियो के लिए रिलायंस ने हर जगह अपनी लाइनें बिछाई, हर जगह अपने वो लगाए, क्या बोलते हैं उसे, टावर्स लगाए, और उसके ऊपर इतना खर्चा किया जितना उस रिलायंस के पास पैसा था। ठीक है, इतना खर्चा करने के बाद में मार्केट का सारा इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारा पावर जियो के पास है, थोड़ा बहुत ही कुछ एयरटेल के पास होगा। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकती हूँ 80% पावर जियो के पास है। ठीक है, क्या अब कोई कंपनी उतनी बड़ी बन सकती है क्या इंस्टेंटली? नहीं बन सकती। पहली बात तो ना तो किसी के पास इतना फंड है इकट्ठा करने के लिए, ना इतनी हिम्मत है कि उतनी बड़ी कंपनी बन जाए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इनके पास क्या आ जाता है? बैरियर्स आ जाते हैं, क्योंकि कोई और इतना बड़ा है ही नहीं कि वो वहां तक जा सके। पार्ले जी में 1 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता है ना, किसी और कंपनी का बिस्किट का पैकेट 1 रुपए में आता है? सुना है तुमने? 1 रुपए में कोई बिस्किट दे रहा है, 1 या 2 रुपए का आता है वो छोटा वाला जो पैकेट आता है, जो
डॉग्स के लिए यूज करते हैं आजकल, वो 2 रुपए का आता है। इतना तो मुझे पता है, या तो 1 का आता है या 2 का आता है। यार पार्ले जी कॉस्टिंग निकाल पा रही है क्या 2 रुपए में बिस्किट्स की? हाँ कैसे निकालो 2 रुपए में कॉस्टिंग कैसे निकलती है बिस्किट की? भाई आटा भी लग रहा है, मैदा भी लग रहा है, चीनी भी लग रही है, मशीनरी की भी कॉस्ट है, रेंट भी है, बहुत सारी चीजें 2 रुपए में कैसे लग रही है? 2 रुपए। हाँ टॉफी और बिस्किट में फर्क है। टॉफी में आप फ्लावर यूज नहीं कर रहे, उनकी मशीनरी इतनी बड़ी नहीं होती, बिस्किट की मशीनरी बहुत बड़ी होती है, एरिया ज्यादा चाहिए होता है। कॉस्टिंग निकल जाती हो, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के तो सामान बेचेगा नहीं। प्रॉफिट होगा जब भी बेच रहा है, कोई इतना पागल तो है नहीं कि प्रॉफिट नहीं है और फिर बेच रहा है सामान को, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है इसीलिए सामान बेच रहा है। और जब भी वो 2 रुपए में बिस्किट का पैकेट, मेरे हिसाब से उसमें 5 बिस्किट आता है, 5 बिस्किट 2 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन लेवल इतना ज्यादा है कि जब अपन बाय डिफॉल्ट कॉस्ट निकालते हैं इतने सबकी, तो वो कॉस्ट खुद ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब अपन खुद का पैसा यूज करते हैं तो वैसे भी कॉस्टिंग कम आ जाती है। एक तो मैं बाहर का पैसा यूज कर रही हूँ, एक मैं खुद का ही पैसा यूज कर रही हूँ तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो मैं खुद का पैसा यूज करती हूँ तो वैसे भी कॉस्टिंग कम आ जाती है। दूसरी बात, आप प्रोडक्शन बहुत लेवल पे कर रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग कम हो गई। क्या अब वहां तक कोई और कंपनी पहुंच सकती है? कोई और कंपनी है जो 1 रुपए तक बना, 1 रुपए में या 2 रुपए में बिस्किट बेच रही हो? ऑब्वियसली नॉट। तो बैरियर्स खुद ही प्रोड्यूस हो गए ना। बैरियर्स लगाए क्या असली में? नहीं, बैरियर्स खुद ही लग गए, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने की और किसी की हिम्मत ही नहीं। तो खुद ही इंडस्ट्री में बैरियर्स लग गए कि वहां तक कोई और आएगा ही नहीं, सारा इन्फ्लुएंस किसके पास है? हमारे पास। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पे देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट, और न्यू फर्म्स आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े बन चुके हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? पहले ओलिगोपॉली लिखते हैं फिर डुओपॉली पढ़े। अब तो गर्मी नहीं लग रही है ना? अब ठीक है, तो हवा आ रही है, मुझे भी आई। ये जो ऑनलाइन है उसको सब समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आती क्या? स्पीकर में आवाज तो आती होगी। क्या हो गया? दोस्ती होगी? लग गया मुझे, हो गई है अब तो। क्या क्या क्या? वापस? अच्छा अच्छा, दोस्ती कब की हो गई थी? होनी भी चाहिए, मजा नहीं आता फिर क्लास में, बोरियत होती है। मुझे तो खुशनुमा का नाम इतना पसंद आया कि मैंने मम्मी को भी जाके बताया कि हमारी क्लास में एक लड़की आई है, उसका नाम खुशनुमा है। कौन से सर को छोड़ के? अच्छा अच्छा, निमिष सर। हाँ, वो धीरे धीरे पूछेंगे। नाम ही कितना अच्छा है, बोलना ही चाहिए। होती है, टेलीकम्युनिकेशन है। कल हमने बात करी थी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे हमने। और कौन से एग्जांपल? हाँ, सिलेंडर्स, HP, भारत, और कौन सा? इंडियन। इंडियन 3 ही है, तो 3-4 फर्म्स ही हैं।
ऐसे हमने टेलीकम्युनिकेशन की बात करी थी, और भी करी थी ना अपन ने किसी की बात, मुझे कार्स की, ऑटोमोबाइल्स में भी ज्यादा कंपनीज नहीं है, मैक्सिमम 6-7 कंपनीज है, तो वो ओलिगोपोली क्रिएट होते हैं। प्राइस, चलिए नेक्स्ट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे डुओपोली। डुओपोली नाम से समझ में आ रहा है क्या? दो फर्म्स, डुओ मतलब दो, फर्म्स डुओपोली। बता दो फिर एग्जांपल, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे खाली दो ही फर्म्स है। हाँ, टेक्नोलॉजी, सोचो सोचो, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे खाली दो ही फर्म्स है। था? कौन सी सोच रहा है? पता ही नहीं। कुछ आया दिमाग में? मैं बताऊं, एंड्रॉइड और आईओएस। कोई इसके अलावा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? नहीं है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है डुओपोली मार्केट का। इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ही नहीं। एक एंड्रॉइड है और एक आईओएस है। मुझे नहीं पता और कहीं पे है या नहीं है, अपने इंडिया में तो नहीं है, बाहर भी नहीं है शायद, एंड्रॉइड और आईओएस ही होगा शायद। तुम लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझे तो इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें नहीं पता, बट हाँ इंडिया में तो एंड्रॉइड और आईओएस ही है। तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया, लिख लेना डुओपोली के आगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आईओएस और एंड्रॉइड। चलो देखो सुनो, डुओपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली का ही पार्ट है, ठीक है, जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स है, मतलब डुओपोली में खाली दो फॉर्म्स होती है। मोनोपोली में 1 होती है, डुओपोली में 2 होती है। इन वेरी रेयर केसेस देयर आर द ओनली 2 फर्म्स इन द एंटायर मार्केट। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि मेरे को तो इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं पता जिसमें खाली 2 ही फर्म्स है, ठीक है, यही एक एग्जांपल है। तो बहुत रेयर केसेस में आपको डुओपोली मिलेगी। इट यूजुअली मीन 2 डुओपोलिस्टिक फर्म्स। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, देखो क्योंकि बहुत रेयर केस में मिलता है ना, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि या तो 2 फर्म्स है या फिर 2 फर्म्स मार्केट इन्फ्लुएंस करके बैठी, और फर्म्स है छोटी छोटी नीचे, बट मेजर जो फर्म्स है वो कौन सी है? 2 फर्म्स है। जैसे अभी अपन ने जियो एयरटेल की बात करी, तो मेजर तो 2 ही फर्म्स है और तो सब छोटी छोटी, तो मैं उसको भी क्या कह सकती हूँ? डुओपोली मार्केट कह सकती हूँ, क्योंकि एग्जिस्टेंस में नहीं है एग्जैक्ट डुओपोली मार्केट, खाली एंड्रॉइड आईओएस के केस में। तो और केसेस में अपन 2 को मेन मान सकते हैं और सब छोटे छोटे, जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आर मेन, ठीक है, और उसके बाद में सब छोटी छोटी है, तो उसको भी मैं क्या कह सकती हूँ? डुओपोली मार्केट कह सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूजुअली में 2 डुओपोलिस्टिक जो फॉर्म्स होती है उनका ग्रेट डील होता है इन्फ्लुएंस में, और उनका जो रिलेशन होता है वो पावरफुली शेप द इंडस्ट्री। डुओपोलिस्टिक मार्केट को हम इम्परफेक्टली कंपेटिटिव कहते हैं, मतलब यहाँ पे एंट्री बैरियर्स होते हैं, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो।
बस ये 2 पॉइंट ही ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा डिमांड कंप्लीट हो गया, सप्लाई कंप्लीट हो गया और फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर के थियोरेटिकल पोर्शन, जिससे मैं तुम्हें पहले दिन बचा के लेकर आई थी। ठीक है, वो थियोरेटिकल पोर्शन अब पढ़ना तो पड़ेगा, पहले चैप्टर में तो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स एज इन साइंस, आर्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो वो कंप्लीट करते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मोटा मोटी दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें इतना टाइम लगता है, आगे वाले चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगता। फिर यहां से पढ़ना है हमें 4 नोटेबल डेफिनेशंस। यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? डिमांड, सप्लाई, बेटा रिकॉर्डिंग्स देखी? कौन सी देखी? डिमांड देखी? समझ में आया? चीजें रिलेट कर पा रहा था सप्लाई से? ठीक है। और आपने रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर लिया, आप भी तो लेट आए थे ना? हो गई सारी कंप्लीट? हो गई सारी कंप्लीट, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स इतनी पसंद आ गई? पहले से थी तेरे पास इकोनॉमिक्स, तो पसंद आई भी होगी। मैंने जब नीचे में सीसीट वाले क्लास में गई, यहाँ पे भी कोई है क्या जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पसंद? सब तेरे को नहीं पसंद? अभी भी नहीं पसंद आ रही? हाँ, तो मैं नीचे क्लास में जब सीसीट की स्टार्टिंग डेज की क्लासेस थी, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम्हें इकोनॉमिक्स पसंद है? तो एक 2-3 बच्चे एकदम सिर पे आके खड़े हो गए कि नहीं, हमें बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं पसंद। और फिर अब जब उनसे पूछते हैं, मैम नहीं अब तो मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तो एक बार, और इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कैसे पढ़ाता है। वो भी मुझे यही बोले थे कि मैम हमारा टीचर बढ़िया नहीं था, तो हमें इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आए। और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं अकाउंट्स और इको पूरे दिन भर कर सकती हूँ। आप चाहे मुझे पूरे दिन भर कैलकुलेटर दे दो, अकाउंट्स इको दे दो, आई एम वेरी गुड विद इट, और मैं पूरे दिन भर पढ़ सकती हूँ। एक बार अगर चीजें समझ में आने लग जाती है तो इट्स वेरी इजी, और नहीं आए तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पढ़ते जाओगे रोजाना तो काम हो जाएगा, नहीं तो बस थोड़ा सेल्फ स्टडी का ध्यान रखना, घर पे 1 घंटा जाके पढ़ लिया करो, इतना सा काम कर लेना। ठीक है, तो बहुत इजीली क्लियर हो जाओगे और अच्छी AIR से पास हो जाओगे। मेरे को पास नहीं करवाना, खाली पास तो तुम हो जाओगे सारे, मुझे पता है, उसको पता है ये चीज कि मैं पास नहीं कराती, खाली मुझे क्या चाहिए? AIR चाहिए, ऑल इंडिया रैंक चाहिए। पास तो सब हो जाओगे, मुझे पता है, अच्छा खासा पढ़ोगे, सब मेहनती हो, सब पास हो जाओगे, पर ऑल इंडिया रैंक का मजा अलग है, वो चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी। तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आजकल एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना सब चीजों में, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं कल CA फाउंडेशन की क्लास में भी यही बोल रही थी कि चाहे अपनी लाइफ में ग्रीन फॉरेस्ट मत बनना, अभी मत बनना, बाद में तो बन जाना, बट अभी पढ़ाई के लिए थोड़ा ग्रीन फॉरेस्ट बन जाओ और थोड़ा एफर्ट्स डाल लो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम। बाद में तो ग्रीन फॉरेस्ट पर बनना ही बनना है, वो तो काम है ग्रीन फॉरेस्ट बनने का, पर अभी थोड़ा पढ़ाई के लिए ग्रीन फॉरेस्ट बनना जरूरी है। जिसको समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो वो थोड़ा जेनजीज की किताबों में आए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें। लड़कों को समझ में आ गया क्या? नहीं आया? तुम्हें भी नहीं आया? नहीं आया? आ गया? लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ गया। चलो पढ़ते हैं। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिक्स के पिताजी हैं, उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी, पिताजी की तो बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने पहली डेफिनेशन दी, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेल्थ? पैसा। और आपने एक हिंदी में नाम सुना है पूंजी, क्या होती है? नहीं, मेरे एसेट्स, मेरी जो चीज है दैट इज माय पूंजी। सब कहते हैं ना कि मैंने इतना इकट्ठा कर रखा है या मेरे पास इतनी पूंजी है, तो मतलब उसके पास क्या क्या चीजें, उसकी क्या क्या एसेट्स है, उसके पास कितना कैश है, उसके पास कितनी लैंड है, कितनी मशीनरी, दैट इज हिज वेल्थ। ठीक है, वो मेरी क्या हो गई? पूरी वेल्थ हो गई। तो क्या बोला एडम स्मिथ ने कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ इंक्रीज करना और कंट्री की रिचनेस बढ़ाना। अगर कंट्री में वेल्थ अच्छी हो गई तो कंट्री की रिचनेस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंट्री की वेल्थ इंक्रीज हो गई तो कंट्री की क्या अच्छी हो जाएगी? रिचनेस अच्छी हो जाएगी, मतलब कंट्री रिच कंट्रीज में आने लग जाएगी। हम थे ना सोने की चिड़िया, क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत वेल्थ थी, बट क्या अब है? नहीं, क्योंकि उस टाइम जितनी वेल्थ हमारे पास नहीं है। तो अगर हमारी वेल्थ इंक्रीज हुई तो हम क्या हो जाएंगे?
रिच हो जाएंगे। ठीक है, की फीचर्स क्या है वेल्थ डेफिनेशन के? सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें एक कंट्री की वेल्थ को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि कंट्री की वेल्थ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एज अ कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में सुना है? क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन, फिर क्या होता है, कंजम्पशन, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कंजम्पशन। देखो, सबसे पहले प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब जिन्होंने प्रोड्यूस किया उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूस किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं? चौथा, क्या बोला किसने? हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे बोला है तो कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है? बोल तो सही कम से कम। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। मतलब इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लैंड के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर काम कौन करेगा, कैपिटल पैसा नहीं होगा तो तब तक हम प्रोडक्शन नहीं करते, और अगर चौथा बंदा ही नहीं होगा काम कराने वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या देना होता है? रेंट, कैपिटल, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को। तो यहां पे प्रोडक्शन किया, अब जिन्होंने प्रोडक्शन किया उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इसमें अपन ने क्या दिया, उनको पैसा दिया। अब उनके पास पैसा आया है तो वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ये कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो वापस प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ये इनकम ऐसे चलती रहेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को आपको कोर बनाना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसके अलावा कुछ और आता है क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और कोई चीजें आती है क्या? नहीं आती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोर क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये बना लें आप, जो ये मैंने बनाया ना, इसको बनाओ। क्लास 12:30 शुरू हुई थी ना भाई, मुझे लगा 1 बज गई, क्लास खत्म हो गई। नहीं, कॉन्टिन्यूसली ये चैप्टर वही है, बस आगे पीछे है टॉपिक्स। किसकी हेडिंग? कोई बात नहीं, डेफिनेशन के अंदर ही लिख लो, बात तो उसी की कर रहे हैं। इसकी हेडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लिखा?
क्लियर? तुमने सबने रजिस्ट्रेशन करा लिए? अब हो गए सबके रजिस्ट्रेशन आईसीआईसीआई में? तुम्हारे हो गए? एसआईपी कितने दिन बाद में होती है? पंद्रह दिन के बाद होती है ना? हाँ, उस दिन छुट्टी होती है जिस दिन तुम्हारी एसआईपी होती है, हम बड़े खुश होते हैं। तेरी हो चुकी? तो इतनी पहले कैसे हुई? तूने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया था? फिर अब जाएगा, अब इनकी एसआईपी जब होगी। हाँ तो ठीक है, पेपर अक्टूबर में, अब इनके साथ चले जाना जब एसआईपी। तो वहां से डेट आती वहां से डेट आती है ना, उस दिन ही तो जाना। वैसे अपन मन से थोड़ी जा सकते हैं एसआईपी के लिए। फिर तो अब तेरी हो गई एसआईपी, तो तूने रजिस्ट्रेशन 12th के पहले ही करा दिया था, मतलब 12th की बोर्ड से पहले ही करा लिया था। अच्छा, और तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो एसआईपी तो वो अपने ऊपर थोड़ी वो देंगे ना डेट तो। हाँ तो 4 मई तो 4 जून तक हो गया ना, 1 महीना। तो अब तो दिन बस आने ही वाला है। देख लेना एक बार मेल्स वगैरह चेक कर देना, क्योंकि एसआईपी की वजह से दिक्कत हो जाती है, फिर आगे फिर फॉर्म वॉर्म भरने में दिक्कत होती है। फिर क्या कराते हैं वहां पे? टीचर्स आते हैं। हाँ, फिर वो क्या कराता है? हमारे तो क्या होता है, पहले वाली मैम की ट्रेनिंग बताई कैसे बनी, सेकंड वाली मैम ने कम्युनिकेशन के बारे में बताया कुछ, और लास्ट वाली मैम ने कैसे बारे में बताया कि आपको ये नहीं करना होता, अगर आप सेफ बनते हैं ना। इथिकल वैल्यूज बताई होंगी कि क्या क्या फॉलो करना है, बस यही हुआ। मतलब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, सब थ्योरेटिकल नॉलेज थी। बस वो बताया ही था, करवाया तो कुछ नहीं था। मस्त पार्टी करके आनी है, का मतलब ये है और कुछ नहीं है। चलो, क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? एसआईपी नहीं समझ में आया? अरे आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो एक दिन वहां पे आईसीआईसीआई भवन जाना होता है, और वहां पे जाके वो आप नहीं करते तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो मेल्स चेक कर लेना कि जब तुम्हारी, मेरे साथ साथ में होगी सबकी एसआईपीस, एक ही दिन होती है, क्योंकि नीचे वाले सी सीट भी एक ही दिन गए थे सारे, एक ही दिन छुट्टी हुई थी सबकी। हाँ तो वो सबने साथ में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वो लोग सब साथ में गए थे, एक दिन साथ में छुट्टी हुई थी सबकी एसआईपी की। जो फर्स्ट बैच में है ना, उनको मैं जानती हूँ। तो एसआईपी में मिली होंगी तुम? हाँ, अच्छा, वो उसी दिन गई होगी तुम। अच्छा, पर भवन बहुत सुंदर बना हुआ है एसएसआई का। अच्छा बना। चले, ठीक है। तो उन्होंने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को क्या माना? कोर माना अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमी, की हमें कैसे क्रिएट करनी है वेल्थ इकोनॉमी में। देखो, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। द टर्म वेल्थ यूज्ड इन दिस डेफिनेशन कंसीडर द मटेरियल वेल्थ। यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है उसका हम मटेरियल वेल्थ से बात करते हैं। मटेरियल मतलब पैसे के फॉर्म में, कि हमारी वेल्थ मतलब हमारे पास कितना एसेट है, कितना पैसा है। बात समझ में आई? तो एडम स्मिथ ने क्या बोला? ये साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ को इंक्रीज करना, रिचनेस को इंक्रीज करना। उसके बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या बोला कि हमको ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ इंक्रीज करनी है। कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको माना? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को। इट डील्स विद कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमी। बात समझ में आई? और वेल्थ क्या है? मटेरियल वेल्थ है। ये इसी में से लर्न हो जाएंगे इनके पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, तो इसके अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, जहां भी मुझे लगेगा जिसमें, तो उसका अपन पॉइंट बना लें। अब है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला? ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। आपने जब पहले दिन क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैनेजिंग हाउस होल्ड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसकी स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स है। कि ऑर्डिनरी बिजनेसमैन अपने लाइफ में क्या कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम?
economics. According to him, economic examine that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites and well-being. कि economics वो पार्ट पढ़ता है इंडिविजुअल और सोशल एक्शन का, कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो पार्ट पढ़ता है किसका, इंडिविजुअल और सोशल एक्शन का, जो किससे कनेक्टेड है, हमारे मटेरियल रिक्विजाइट को अटेन करने के लिए. अब ये मटेरियल रिक्विजाइट क्या होता है, व्हाट इज मटेरियल रिक्विजाइट? मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल चीजें इकट्ठी करना, मतलब पैसा इकट्ठा करना. तो हम क्या करना चाहते हैं, मटेरियल वेलबींग को अटेन करना चाहते हैं. अटेन मतलब पाना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, इंडिविजुअल को क्या करना पड़ रहा है, सोशल एक्शन को क्या करना पड़ रहा है. उस पार्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स. मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम किसी बंदे को स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे पैसा कमा रहा है, दैट इज इकोनॉमिक्स. उसने कैसे पैसा कमाया, कैसे पैसा खर्च किया, क्या नहीं किया, वो क्या हो गया आपका इकोनॉमिक्स. तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. इंडिविजुअल का वो पार्ट, सोशल एक्शन का, सोसाइटी का वो पार्ट जो किससे कनेक्टेड है, मटेरियल रिक्विजाइट को अटेन करने के लिए कनेक्टेड है, दैट इज इकोनॉमिक्स. लाइन समझ में आई या नहीं आई, या वापस बताऊं, आ गई. अब क्या बोला इसने कि इट डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग एंड द मटेरियल वेलफेयर. ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है, ऐसी एक्टिविटीज की स्टडी है जहां पे ह्यूमन बीइंग से हम रिलेट कर रहे हैं और उसकी मटेरियल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कि कैसे ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, मटेरियल वेलफेयर. एक बात बताओ, अगर अपन अच्छा पैसा कमाएंगे तो वेलफेयर खुद ब खुद हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, वेलफेयर हो जाएगा. मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स is related with incomes of individual and its uses for creating material welfare. कि कैसे incomes, इंडिविजुअल की इनकम को यूज करके आप मटेरियल वेलफेयर कर सकते हो. मतलब कैसे आप इंडिविजुअल्स की इनकम, कैसे हम हमारे पैसे से हमारे लिए, खुद के लिए वेलफेयर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. कलेक्टिवली इनकम, अच्छा देखो, अब सारे इंडिविजुअल्स की अगर मैं इनकम इकट्ठी करती हूं तो वो नेशन की वेल्थ बन जाएगी. ठीक है. और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या इकोनॉमी का, इंडिविजुअल का वेलफेयर इंक्रीज करना, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज. बात समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार पढ़ो. पढ़ लिया. आज कितने बजे तक क्लास है, 2:30. इसके हमने किसकी है, आज तो 2 दिन बाद में लगी है, कौन सी क्लास. समझ में आ गई. वेलफेयर डेफिनेशन लिखनी है, वेलफेयर डेफिनेशन जरूरत लग रही है या हो जाएगी, इससे लर्न करनी पड़ेगी एज इट इज, हो जाएगी. चले, अब है स्कार्सिटी डेफिनेशन. व्हाट इज स्कार्सिटी, कमी, किसी चीज की भी कमी होना, हाँ, रिसोर्सेस की कमी होना, दैट इज स्कार्सिटी. लायनल चार्ल्स रॉबिन्स, अब ये लायनल चार्ल्स तो याद नहीं रहेगा, हम क्या याद रखेंगे, रॉबिन्स. पहली डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ. दूसरी किसने दी, एल्फ्रेड मार्शल ने. अब ये किसने दी, रॉबिन्स ने. अब ये रॉबिन्स क्या कहता है, अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. एक ऐसी साइंस जो किसको पढ़ती है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ती है, एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स. ये एंड्स क्या होते हैं, वॉन्ट्स, और स्कार्स क्या होते हैं, रिसोर्सेस. एंड्स किसको कहते हैं, वॉन्ट्स को कहते हैं, और स्कार्स किसको कहते हैं, रिसोर्सेस को कहते हैं. ठीक है. तो एंड्स क्या हो गए आपकी, वॉन्ट्स, और स्कार्स क्या हो गए आपकी, रिसोर्सेस. तो उन्होंने बोला कि ये ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशन है किसके बीच में, एंड्स और स्कार्स के बीच में, जिनके ऑल्टरनेटिव
यूजेस है। कल मैंने कुछ काम दिया था करने के लिए, कर लिया? हाँ, कल कुछ दिया था ना कि ये पढ़ के और इसमें से नोट्स बना लेना, क्या दिया था? हो गए बनने? मैम याद ही नहीं, कुछ दिया था क्या? नहीं याद ना? ऐसे ही है मैम, दिमाग में इतना सब कुछ चलता है कि ये कैसे याद रहेगा कि कॉलेज वाली मैम ने कुछ काम दिया था। करा मैम, मैं तो रिकॉर्डिंग देख रहा था। हाँ, नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी और सप्लाई करने थे ना नोट्स उसके, नहीं याद ना? वही, इसके बाद तो सॉलिड रीजन है कि मैम मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था। तुम लोगों ने कर लिए? रिकॉर्डिंग देख रहा था ना, ये तो पुरानी वाली बैकलॉग। तुम क्या कर रहे थे? डांस कल? हाँ, तबीयत खराब थी, अच्छा अच्छा, चलो। और आप क्या कर रहे थे? आपकी भी तबीयत खराब थी कुछ? कहीं खांसी जुकाम बुखार बुखार कुछ हो रहा हो? और लड़कियों में सबने कर लिए? सबका हो गया? खुशनुमा ज्यादा खुश हो गई थी तो पीडीएफ तो बोला ही नहीं, मैंने बोला था कि वीडियो में देख लेना। नहीं, पर वीडियो में से देख लेती, जब ऐसा हो तो वीडियो में से देख लिया करो, क्योंकि वीडियो में तो मैंने शो किया था। अपलोड तो हुआ था, तो फिर इन्होंने कैसे बनाए अगर शो नहीं हो रहे थे तो? और तुमने? ओहो, बच्चे होशियार हैं, गूगल से बन रहे हैं। नहीं, उसी में से बनाने थे तो ये ज्यादा होशियार है। तुम अगर मुझे ये आके बोलते कि मैम कल पैप नहीं चल रहा था तो फिर मैम ठीक है कोई बात, बट अब गूगल से बना ली तो भी ठीक है, अब कोई बात नहीं, चले कोई नहीं। क्या बोला है कि ये रिलेशन है किसका? ह्यूमन बिहेवियर का, किसमें? एंड्स और स्कार्स के बीच में, ठीक है। अब की फीचर्स क्या है स्कार्सिटी डेफिनेशन के? इट रिकॉग्नाइज की इकोनॉमिक साइंस है जो इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ डील करती है ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, और हम उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो असेस दैट ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद स्कार्सिटी। चाहे रिसोर्सेज फिजिकल हो चाहे रिसोर्सेज नॉन फिजिकल हो, सबकी स्कार्सिटी इक्वल होती है। मतलब रिसोर्सेज कैसे होते हैं? स्कार्स होते हैं। राजवीर, हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं। वॉन्ट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये इकोनॉमिक्स का बेसिस है भाई। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकते, वॉन्ट्स तो मेरी कुछ भी हो सकती है। मेरे को बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, जैसे आनिया को बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, तो वॉन्ट्स तो उसकी कुछ भी हो सकती है, बट उसके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं? स्कार्स होते हैं। और वॉन्ट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इट ऑल्सो द रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूटिलिटी कैन बी ओनली यूज्ड either for one purpose or another। इसका ब्लाइंड का मतलब बता दो विद एग्जांपल। क्योंकि मैं तो बहुत बार बता चुकी हूं इस लाइन का मतलब। हाँ हाँ, और आगे? ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। आगे? ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है? एग्जाम्पल समझ नहीं आया या मैं दूं एग्जाम्पल? वही कंफ्यूजिंग है। तेज बोल थोड़ा, बता तो फिर समझा दे। मैम आ तो गया समझ में, बट आपको समझाने जितना समझ में नहीं आया, ऐसा ना? और किसी को समझ में आ गया? मेरे को समझाने जितना, चल बता दे फिर। एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ऐसे नहीं बिना एग्जाम्पल के नहीं। भी बना सकते हैं, मट्ठा भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं। वे इसके मल्टीपल यूजेस हो गए। इसकी यूटिलिटी अपन यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि मतलब कि उसकी वन पर्पस के लिए कर सकते हैं।
आगे वाली लाइन सही बोली, आगे वाली मतलब नेक्स्ट वाली लाइन में गड़बड़ हो गया काम। हाँ वो तो मैंने मानी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली exactly. हमने क्या बोला कि रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। ये चेयर किस किस के लिए यूज हो सकती है? बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, बहुत सारी चीज यूटिलिटी है। बट एट अ टाइम अगर वहां पे करंट बैठा है तो वो बैठने के लिए यूज होगी ना, फिर और किसी के लिए थोड़ी यूज हो जाएगी। तूने आधा किलो मिल्क आपके शेक बनाने के लिए यूज ले लिया, तो फिर वो आधा किलो मिल्क किसी और चीज के लिए काम थोड़ी आ सकता है। एट ए टाइम तो वो एक ही चीज के लिए यूज आएगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पे हूं तो मैं यहीं होंगी, अगर सीए फाउंडेशन वाली क्लास में चली गई यहाँ पे बैठी बैठी तो फिर वो भाग जाएंगे वहां से। तो इसीलिए रिसोर्सेज के कैसे यूजेस होते हैं? मल्टीपल यूजेस होते हैं, बट एक टाइम पे खाली एक ही चीज के लिए यूज आ सकता है, मल्टीपल यूजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूटिलिटी, कैन बी यूज ईदर फॉर वन पर्पस और अनदर। यूज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स एक रिसोर्स बहुत सारी चीजों के लिए काम आ सकता है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, there is need of efficient use of scarce resources, and primary objective of economics is to ensure efficiency in use of resources with a purpose to satisfy human wants। कि आपको क्योंकि रिसोर्सेस स्कार्स है, रिसोर्सेस की कमी है, तो आपको एफिशिएंटली यूज करने चाहिए जिनसे हमें क्या मिल सके? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि हम रिसोर्सेस को एफिशिएंट तरीके से यूज कर सके और हमारी वांट्स क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके, फुलफिल हो सके। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? डेफिनेशन में किसकी डेफिनेशन दी? रॉबिन्स ने। कौन, क्या नाम था? स्कार्सिटी डेफिनेशन। हाँ स्कार्सिटी डेफिनेशन ही तो थी। चलो पढ़ो फिर, रीड करो जल्दी से। अभी बताऊंगी आप कि इकोनॉमिक्स साइंस कैसे होती है। अभी जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों माना गया है। पढ़ लिया? बॉयज पढ़ लिया? एक पॉइंट और बचा है। एक बार ये वाली ग्रोथ डेफिनेशन खाली इतनी सी पढ़ना। पढ़ ली? कुछ समझ आई? और किसी को कुछ समझ आया या सब ऊपर से गया? या ऐसे बॉल फेंकी और सीधे उड़ के चली गई, कुछ अंदर दिमाग में घुसा ही नहीं, या कुछ कुछ समझ में आया? सुनो देखो, बहुत तरीके की डेफिनेशन लिखी हुई है ये। स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी। सबसे पहले तो ये किसकी स्टडी है कि कैसे मैन और सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी
चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, या तो मनी को यूज करके या फिर मनी के बिना, मतलब बार्टर सिस्टम। हाउ मैन एंड सोसाइटी विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, या तो मनी के साथ या फिर मनी के बिना, टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, कि जो रिसोर्सेज है उनको आपको क्या करना है, एम्प्लॉय करना है। क्या करना है आपने, एम्प्लॉय करना है, मतलब आपने इसको यूज करना है। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, वो रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। कैसे, मैन और सोसाइटी विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है, एम्प्लॉय करते हैं किसको, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जिनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज। अब उन रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने क्या करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। उन प्रोडक्ट्स को बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कंजम्पशन के लिए, फॉर हाउ और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्संस और ग्रुप इन सोसाइटी। वापस सुनो, कैसे मैन और सोसाइटी विद और विदाउट यूज ऑफ मनी एम्प्लॉय कर रहे हैं किसको, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजर्स हैं, ठीक है। फिर उसका क्या कर रहे हैं, वेरियस कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए। अभी भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। किसके लिए दे रहे हैं वो, वेरियस पर्संस इन और ग्रुप्स इन सोसाइटी। यहाँ पे हमने दो तरीके के लोगों की बात करी है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। ये जो लोग है ना, मैन और सोसाइटी, ये तो प्रोड्यूसर है, और ये जिनकी बात कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्संस और ग्रुप इन सोसाइटी, ये कौन है, कंज्यूमर्स है। बात समझ में आई। अब अगर पढ़ना डेफिनेशन, याद होगी क्या तेरे को, हाँ तो फिर पढ़ ले एक बार। याद होगी, समझ आई, बता रहा है कोई, डेफिनेशन एग्जैक्ट एग्जैक्ट बोलनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी। हाँ जी, लुई विटॉन बता दें, लुई विटॉन तूने पहन रखा है ना, एक बार देख तो फिर बता दे। चल चलो बताओ कुछ कुछ थोड़ा बहुत। हाउ मैन इन सोसाइटी, विद और विदाउट मनी, टू एम्प्लॉय, हाँ, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजर्स हैं, क्या करने के लिए, खुशनुमा क्या करने के लिए, हाँ हाँ बोल बोल। हाउ मैन इन सोसाइटी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, कीप इट। हाँ 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 किया था ना, तू और बोलना शुरू कर चल। हाँ तो तूने बोला, उसने जब खत्म किया तो इसने बोला कि एकदम परफेक्ट बोला है। हाँ चलो अब तू भी बोल दे, सुना दे जल्दी से। हाउ मैन इन सोसाइटी, लड़कों रिवाइज कर लेना, तुम्हारे पास ही आ रही है। विद और विदाउट मनी, टू एम्प्लॉय दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स, हाँ फिर आगे किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन करोगे पहले उससे, फिर क्या करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कंजम्पशन के लिए, या तो अभी या फिर फ्यूचर में। किसको दोगे, पर्सन को और सोसाइटी। चले आधी तू बता और आधी वो बताएगा, तू शुरू कर हाउ मैन इन सोसाइटी से। हाँ हाँ पहले इसी को बोल रही हूँ, हाउ मैन इन सोसाइटी।
विद और फॉर एम्प्लॉइंग स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आगे बोल, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, फिर क्या करेंगे उनका, उन रिसोर्सेस का क्या करेंगे, हाँ यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ना। फिर प्रोडक्शन किया, फिर क्या किया, प्रोडक्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको, जिनसे उनका कंजम्पशन हो सके। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंज्यूमर, पीपल और सोसाइटी, अभी या फिर फ्यूचर में। कोशिश करो याद हो जाए। हाँ मतलब अभी तो उसमें डेफिनेशन में लिखा हो ना, अभी या फिर फ्यूचर में, या तो वो अभी कंज्यूम कर लेंगे या फिर वो फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे। अब तो थोड़ी इंग्लिश तो बनानी आती होगी, तो लिख सकता है, लिख सकता है ना। हाँ तो बस इसको इंग्लिश बना लेना। तूने मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करी हुई, मुझे सुनाई थी, मुझे अच्छे से याद है पहले दिन, तो तुझे वो डेफिनेशन ये भी याद हो जाएगी। रट तो सकता है तू, तो फिर तू कल डेफिनेशन रट के आना और मेरे को कल आते ही सुना देना। ऐसे भर के आना और आते ही बोल देना, ठीक है। कल याद करके आना, मैं सुनूंगी तेरे से आते ही, ठीक है। तुम दोनों से, तू क्या बाकी रह रहा है, फिर तू भी सुनाई देना। तीनों लर्न करके आना एज इट इज डेफिनेशन। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता कल छुट्टी है, कोई जरूर थोड़ी हर सैटरडे छुट्टी हो। नाम बोल के गई, मेरी है ना अभी, और हो भी सकती क्लास। अच्छा, तेरे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। अभी नए 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 की दिन है, 2-3 बार सैटरडे की छुट्टी होती है बाद में, बस फिर आगे से संडे टेस्ट भी होगा। सैटरडे छुट्टी नहीं, संडे टेस्ट भी होगा। हाँ हाँ, संडे टेस्ट होते बेटा, संडे वीकेंड नहीं होते, टेस्ट डेज होते। क्या वीकेंड्स, कुछ नहीं होते वीकेंड्स, कोई नामो निशान नहीं है वीकेंड्स का। लिख लो यार, डेफिनेशन लर्न कैसे करके लेकर आओगे, लिखो तो सही इसको। तेरे पास होंगे ये, इनके पास थोड़ी है, अभी नोट्स नहीं मिले ना। लिखो इस डेफिनेशन को, लर्न कैसे करके आओगे। एक एक बच्चे से पूछूंगी मैं मंडे को डेफिनेशन, सब बताएंगे, सब याद करके आना। आपने छोड़ दी क्लास, वो मैं लिखाऊंगी मंडे को, लिखूंगी। अभी खाली बस एक बार साइड में कहीं पे लिख लो जिससे ये याद हो जाए।